अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद मैं यूसुफ। तारिक महमूद। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है वार रिपोर्ट ऑन सिक्योरिटी थ्रेट टू भारत। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन ऑन करते 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। 2026 का वर्ष भारत के लिए और भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष होने वाला है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर जिस लेवल की अनसर्टेनिटी चल रही है उस हिसाब से भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने चार बड़े देश जो भारत के आसपास के हैं उनका एक एनालिसिस करके ये चीज़ को समझने की कोशिश की है कि भारत की सुरक्षा पर किस प्रकार की आंच 2026 में आ सकती है। इसमें सबसे पहला देश पाकिस्तान है, जो भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस मानती है कि पाकिस्तान इस मोमेंट पर जिस प्रकार से जो गतिविधियां 2025 में हुई वो दो पैरेलल लाइंस के ऊपर चलने की कोशिश करेगा। इसमें सबसे पहली लाइन है हेडलाइन लाइन। हेडलाइन लाइन यानी कि एक ऐसी लाइन जिसको पाकिस्तान बड़े लंबे समय से अपनाता आया है, जिसको हम टेररिज्म की लाइन कहते हैं। पाकिस्तान ने टेररिज्म को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि जिसके तहत पहली बात वो कैजुअलिटीज़ को जेनरेट करे, एक देश में भारत के ऊपर साइकोलॉजिकल शॉक पैदा करे, एक ऐसा ट्रिगर पैदा करे कि जिसकी वजह से पूरे भारत में पॉलिटिकल लेवल पर डिस्ट्रैक्शन हो। ये जो पाइपलाइन है इसके तहत पाकिस्तान ने अलग अलग प्रकार के लॉजिस्टिक्स, फाइनेंसिस और सबसे बड़ी बात नरकोटिक्स का प्रयोग करके इस पूरी की पूरी पाइपलाइन को सस्टेन करने की कोशिश की है। इसके साथ साथ जो भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है वो ये भी अब मानती है कि पाकिस्तान केवल अब सिर्फ टेररिज्म का सहारा नहीं लेगा, क्योंकि जिस प्रकार से लाल किले का जो अटैक लास्ट ईयर हुआ उस अटैक के तहत पाकिस्तान की तरफ से एक जो गतिविधि यूनिक देखी गई, जो एक नया पैटर्न है, उसके बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो वैसे अलग से लेकर आऊँगा। जो होम ग्रोन टेररिज्म है वो एक अलग प्रकार का थ्रेट यहाँ पर मैनिफेस्ट करेगा। लेकिन भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी एक चीज़ और भी मानती है कि पाकिस्तान सिर्फ होम ग्रोन टेररिज्म पे नहीं रुकने के बजाय बल्कि वो एक बड़ा महत्वपूर्ण काम ये भी करने की कोशिश 2026 में करेगा कि वो कहीं ना कहीं जो भारत के बॉर्डर स्टेट्स हैं, जिसमें से खास कर पंजाब का एक राज्य और साथ में जो है पश्चिम बंगाल के अंदर वो बांग्लादेश का सहारा लेते हुए यहाँ पर क्रिमिनल नेटवर्क्स के तहत कम्युनल हेट्रेड को पैदा करके कहीं ना कहीं रायट्स प्लस क्रिमिनलिटी का कॉम्बिनेशन का गेम वो खेलने की कोशिश करेगा ही करेगा। इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान का उद्देश्य केवल ये रहेगा कि एक जगह पर वो भारत की ट्रूप्स को और फोर्सेस को कश्मीर घाटी में टेररिज्म के तहत व्यस्त रखने की कोशिश करेगा, और दूसरी जगह यहाँ पर जहाँ वो नैरकोटिक्स का प्रयोग, कम्युनल हेट्रेड का प्रयोग, रायट्स का प्रयोग, इन सारी चीज़ों के तहत इनको ओवरऑल एक वाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम के साथ फ्यूज करके वो कहीं ना कहीं भारत के गवर्नेंस फेटीग को क्रिएट करने की कोशिश करेगा। गवर्नेंस फेटीग का मतलब यहाँ पर सिंपल सिर्फ ये है कि इस मॉड्यूलर नेटवर्क अप्रोच के तहत जहाँ पर वाइट कॉलर इकोसिस्टम, नैरकोटिक्स, कम्युनल हेट्रेड, रायट्स, इन चार चीज़ों के तहत जब वो एक गेम चलाने की कोशिश करेगा तो उसका उद्देश्य होगा कि यहाँ पर भारत की जो डोमेस्टिक सिक्योरिटी फोर्सेस और डोमेस्टिक इंटेलिजेंस है उनके बेसिकली रिसोर्सेज यहाँ पर इस चीज़ को टैकल करने के लिए ड्रेन होते रहें, ताकि जब ये रिसोर्सेज यहाँ पर ड्रेन होते रहेंगे तो पैरेलली जो ग्लोबल लेवल से लेकर डोमेस्टिक लेवल पर एक प्रोपोगेंडा और नरेटिव वॉर है उसको चलाने में वो कहीं ना कहीं भारत के रिसोर्सेज को डाइवर्ट करेगा। तो भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी का ये बात बहुत क्लियर कट तरीके से मानना है कि पाकिस्तान ये डाइवर्जनरी टैक्टिक, जिसके तहत कश्मीर घाटी में जिहाद जिहाद के तहत वो ये इंश्योर करेगा कि कैसे कश्मीर घाटी में खास करके आर्म्ड फोर्सेस जो भारत की हैं उनका एनर्जी डाइवर्टेड रहे, और दूसरी जगह पर इंटरनल लेवल पर गवर्नेंस फटीग क्रिएट करके वो यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम्स को बढ़ाता रहेगा ताकि नरेटिव वॉरफेयर बिल्ड होता रहे। लेकिन भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी का मानना है कि इस गेम में पाकिस्तान अकेला नहीं बल्कि उसको चाइना का भी समर्थन मिलेगा। एक चीज़ जो भारत की इंटेलिजेंस जानती है वो ये है कि चाइना इस मोमेंट पर कोई डायरेक्ट थ्रेट करने की परिस्थिति में भारत के ऊपर नहीं है। चाइना का उद्देश्य इस मोमेंट पर केवल और केवल एक भारत के ऊपर स्ट्रेटेजिक प्रेशर बिल्डिंग का है। स्ट्रेटेजिक प्रेशर बिल्डिंग का मतलब ये है कि वो कोशिश करेगा कि एग्जिस्टिंग थ्रेट्स जो भारत के ऊपर हैं वो कैसे मल्टीप्लाई हों। इस रीजन से भारत की इंटेलिजेंस ने चाइना को 2026 के लिए एक प्रेशर मल्टीप्लायर और एक थ्रेट इनेबलर के नज़रिए से ब्रांड करने की कोशिश की है।
ये जो डुअल अप्रोच है कि चाइना एक यहाँ पर प्रेशर मल्टीप्लायर और थ्रेट इनेबलर है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चाइना यहाँ पर जो है सबसे पहले दो चीज़ें करेगा। एक, कि वो पाकिस्तान जैसे देश का समर्थन करते हुए उसको अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन देगा। इसके तहत वो तुर्की को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगा ताकि एक मल्टीपोलर एक्सिस भारत के खिलाफ बने। और दूसरा, चाइना अपनी गतिविधियां इंडियन ओशन में रिसर्च वेसल से लेकर अलग अलग प्रकार के क्रिटिकल मिनरल्स जो ओशन बेड पर हैं उनकी मैपिंग करते हुए मैरीटाइम लेवल पर ब्लाइंड स्पॉट्स क्रिएट करने की कोशिश करेगा। भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी चाइना को कैसे एक स्पेसिफिक नज़रिए से देखती है, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो में हम चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन चाइना तीसरा काम ये जरूर करेगा कि वो साथ में भारत की जो उसकी चाइना की सीमा है लगभग 4,000 किलोमीटर की, उस सीमा पर भी वो सस्टेन्ड लेवल पर भारत की आर्म्ड फोर्सेस को प्रेशराइज करके वहां पर कैरेटोग्राफिक अग्रेशन करके अरुणाचल से लेकर लद्दाख के इलाके तक वहां पर भारत की एयरफोर्स और आर्मी को डिप्लॉय करके उनके रिसोर्सेज को ड्रेन करेगा। तो गेम अब आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि एक जगह पर पाकिस्तान भारत की एनर्जी खास करके आर्म्ड फोर्सेस की कश्मीर घाटी में जिहाद के थ्रू डाइवर्ट करेगा। डोमेस्टिक लेवल पर वो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस को गवर्नेंस फैटिग के तहत खराब करने की कोशिश करेगा। चाइना यहाँ पर मैरीटाइम ब्लाइंड स्पॉट्स क्रिएट करेगा। बॉर्डर लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके वहां पर कार्टोग्राफिक अग्रेशन करके आर्म्ड फोर्सेस की एनर्जी डाइवर्ट करेगा। तुर्की को पाकिस्तान के समर्थन में लाकर वहां पर कोशिश ये करेगा कि किसी तरीके से जो है एक मल्टीपोलर एक्सेस बने जिसके तहत भारत के रिसोर्सेज कंप्लीटली डाइवर्ट हों। और यहाँ पर चाइना इस पर्टिकुलर गेम प्लान के तहत प्रेशर मल्टीप्लायर और एक इनेबलर बन के आ जाएगा। इस कॉन्टेक्स्ट में जो तीसरा देश महत्वपूर्ण यहाँ पर बनता है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश को इस मोमेंट पर भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी सबसे पहले तो एक होस्टाइल स्टेट थिएटर के नज़रिए से नहीं देख रही, वो बांग्लादेश को यहाँ पर देख रही है एक स्पिल ओवर थिएटर के नज़रिए से। स्पिल ओवर थिएटर का मतलब होता है कि बांग्लादेश में जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाएं जिसके तहत, जैसा हमने 2025 के अंत के आते आते इस पिछले वर्ष के लास्ट हफ्ते में देखा कि कैसे हिंदुओं के ऊपर वहां पर अत्याचार हुआ, कैसे माइनॉरिटीज़ के ऊपर डेलिबरेटली फोर्सेबली अटैक करके माइनॉरिटी प्रेशर पॉइंट्स क्रिएट किए गए। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि कहीं ना कहीं डोमेस्टिक केओस को मैन्युफैक्चर करके बांग्लादेश जो है एक इनस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करे ताकि बांग्लादेश में भारत की रिसोर्सेज जब मॉनिटरिंग को लेकर डाइवर्ट हों तो यहाँ पर इस गेम प्लान में चाइना और अमेरिका मिलकर कहीं ना कहीं अपने कोवर्ट एसेट्स को यहाँ एक्टिवेट करें और भारत के पूरे नॉर्थ ईस्ट के इलाके में वो कोवर्ट आर्किटेक्चर को यहाँ पर इफेक्टिव तरीके से डिप्लॉय कर लें। और इस रीजन से भारत की इंटेलिजेंस जो चौथा इंपॉर्टेंट देश 2026 के लिए भारत की सुरक्षा के लिए खतरा मानती है वो है और कोई नहीं बल्कि म्यांमार। म्यांमार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चीज़ को समझिए, क्योंकि म्यांमार में इस मोमेंट पर अमेरिका की तरफ से और चाइना की तरफ से एक कंबाइंड लेवल पर एक पाइपलाइन क्रिएट की गई है जिसमें तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहला, यहाँ पर एक ड्रग्स यानी कि नैरकोटिक्स की पाइपलाइन है। दूसरा, यहाँ पर इलीगल आर्म्स, जिसमें यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर लगाए गए हॉटस्पॉट्स के तहत एलन मस्क का जो पूरा का पूरा स्टारलिंक इंटरनेट है उसको बांग्लादेश के अंदर एक इस्टेब्लिश करने के बाद म्यांमार की टेरिटरी से नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक रेडिकलाइजेशन। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितने इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उन इंसर्जेंट ग्रुप्स को कहीं ना कहीं एक्टिवेट करके नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी का एक रिवाइवल। इस रीज़न से आप देखिए कि नागालैंड में ये हलचल ऑलरेडी चालू हो गई है। नागालैंड में ऑलरेडी कुछ ग्रुप्स जो हैं वो वापस से इंसर्जेंसी की रिवाइवल की चर्चा कर रहे हैं। उनको आज की डेट में आर्म्स एमुनेशन और नैरकोटिक सपोर्ट और साथ में एक ब्लाइंड स्पॉट बेस्ड इंटरनेट एक्सेस स्टारलिंक का जो भारत के कंट्रोल में नहीं है अभी, वो पूरा का पूरा मिलने की संभावना जताई जा रही है म्यांमार से। तो म्यांमार का उद्देश्य यहाँ पर यह है कि वो एक क्रॉनिक प्रेशर पॉइंट बनेगा। आने वाले समय में आप म्यांमार का रोल खास करके असम, मणिपुर, मिजोरम और पश्चिम बंगाल तक स्पिल ओवर होते हुए देखेंगे। और इसमें से असम और खास करके पश्चिम बंगाल ज़्यादा क्रूशल है क्योंकि दोनों राज्यों में आने वाले समय में 2026 में चुनाव की प्रक्रिया है। और इस चुनावी प्रक्रिया के दौरान आप देखेंगे कि जैसे जैसे चुनाव के यहाँ पर डेट्स पास आते जाएंगे, म्यांमार बांग्लादेश कंबाइंड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इस कॉन्टेक्स्ट में भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी ने कुछ प्रिपरेटरी काम भी चालू कर दिया है। उनको अब ये चीज़ समझ आ गई है कि हमें इंसिडेंट बेस्ड इंटेलिजेंस कलेक्शन से हटकर पूरी के पूरे पाइपलाइन इंटेलिजेंस पे अब फोकस करना है। इंसिडेंट बेस्ड
इंटेलिजेंस कलेक्शन से हटकर पाइपलाइन बेस्ड इंटेलिजेंस पे फोकस करने का मतलब ये है कि अब भारत की इंटेलिजेंस को इंडिविजुअल्स की केवल ट्रैकिंग करना और अलग अलग प्रकार के इंडिविजुअल मॉड्यूल्स जो हैं उनको यहाँ पर पकड़ना, ये उसका गेम नहीं हो सकता। उसको अब एक गेम खेलना पड़ेगा जिसमें उसको पूरी की पूरी पाइपलाइन, जिसमें नरकोटिक्स, आर्म्स और यहाँ पर उनके हैंडलर्स जो हैं, पहली बात उनको यहाँ पर कंप्लीटली तोड़ने की आवश्यकता है। दूसरा, भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत अग्रेसिव लेवल पर एक नेशन वाइड अर्ली वार्निंग आर्किटेक्चर को क्रिएट कर रही है। ये एक अर्ली वार्निंग आर्किटेक्चर होगा जो डिटेक्ट करेगा बॉर्डर इशू पे कि बॉर्डर के इलाकों में खास करके किस तरीके से नरेटिव को शेप किया जा रहा है और नरेटिव स्ट्राइक्स यहाँ पर प्लान की जा रही हैं। ऑलरेडी हम भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के यूनिट के बारे में चर्चा एक सेपरेट वीडियो में हम कर ही चुके हैं। अब यहाँ पर इसके साथ साथ एक नरेटिव के जो थ्रेट्स हैं, जो आज की डेट में डीप फेक से लेकर मिस इन्फॉर्मेशन से लेकर कम्युनल इग्निशन से लेकर इन सारे थ्रेट्स को भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का मानना ये है कि इनको प्री वायलेंस इग्निशन थ्रेट्स के नज़रिए से अगर हम देखें तो रिलेटिवली चीज़ बेटर होगी, क्योंकि इन पर्टिकुलर थ्रेट्स को अब केवल माइनर आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं देखा जा सकता। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इंटेलिजेंस ने ये बात भी सोची है कि अब हमें शिफ्ट करना है सबसे इंपॉर्टेंटली कि कोई भी अबनॉर्मल बिहेवियर किसी भी स्थान पर क्यों दिखाया जा रहा है और उसको कैसे इंस्टेंटली टैकल किया जाए। तो एक होल ऑफ गवर्नमेंट पाइपलाइन सेंट्रिक अप्रोच जिसमें इंडिविजुअल इंसिडेंट्स को फोकस ना करके एक होलिस्टिक चेन जो पूरी की पूरी बन रही है, इनेबलर से लेकर नरकोटिक से लेकर फैसिलिटेटर से लेकर नरेटिव क्रिएटर्स की, इसके ऊपर इस मोमेंट पर गेम खेलना और इनको डिसमेंटल करना भारत के लिए सबसे क्रूशल है। तो 2026 में एक चीज़ तो तय है कि यहाँ पर 2026 में भारत की सिक्योरिटी और सुरक्षा इस चीज़ पर अब निर्भर नहीं होगी कि भारत रिएक्ट कैसे करता है, बल्कि इस चीज़ पर निर्भर होगी कि क्या भारत सुपीरियर लेवल की इंटेलिजेंस के तहत इस पूरे के पूरे फ्रेजाइल इकोसिस्टम जो भारत के आसपास बन रहा है, क्या उसको टैकल करने की परिस्थिति वो रख पाएगी या नहीं रख पाएगी। कार्य ऑलरेडी इसके ऊपर स्टार्ट हो चुका है। जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे ये थ्रेट्स अनफोल्ड होंगे, जैसे अब आपको समझ आ गया कि पाकिस्तान के साथ चाइना, तुर्की, इसके साथ साथ इंडियन ओशन, बांग्लादेश, म्यांमार, इनका रोल नॉर्थ ईस्ट में और डोमेस्टिक लेवल पर वाइट कॉलर इकोसिस्टम, तो ये जो पूरा का पूरा थ्रेट मैट्रिक्स है, ये कैसे अनफोल्ड होगा, ये चीज़ अब आप आने वाले समय में देखेंगे कि कैसे भारत की सुरक्षा के ऊपर अलग अलग प्रकार के ये प्रेशर पॉइंट्स बनेंगे। लेकिन क्योंकि भारत ने ऑलरेडी एक प्रिवेंटिव लेवल पर स्ट्रैटेजी डेवलप कर ली है, तो ये ज़्यादातर हमारे ऊपर उस प्रकार के अब सिक्योरिटी थ्रेट्स क्रिएट नहीं करने की पॉसिबिलिटी रख पाएंगे, क्योंकि 2025 एक लर्निंग एरिया था भारत के लिए, और ये लर्निंग एरिया के बाद अब जो भारत ने इस लर्निंग को अपनाया है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि 2026 में गेम सारा एग्जीक्यूशन का होगा। धन्यवाद। चलें जी, वीडियो खत्म होगी। बड़ी इंटरेस्टिंग थी वीडियो। वैसे 2026 तो भाई सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया ये के लिए। एशिया के लिए ही खतरनाक हो गया है, पूरे एशिया के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए। और साफ ज़ाहिर है कि भाई हिंदुस्तान जितना बड़ा कंट्री है ना, जिस तरह उसके बॉर्डर लगते हैं कि चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ और बांग्लादेश के साथ, तो साफ ज़ाहिर है कि खतरे उतने ही ज़्यादा बढ़ गए। इसलिए कि भाई जो हाल ही में एक तो पाकिस्तान के साथ जो झड़प हुई, उसकी वजह से अब जो है 2026 में जिस तरह जो है दूसरे कंट्री जो रिएक्ट कर रहे हैं, अब बांग्लादेश के भी बयानबाजी आना शुरू हो गई है, चाइना की भी आना शुरू हो गई। हाल ही में कुछ जो है वो चीज़ें हुई थी अरुणाचल प्रदेश के साथ, ऐसे ही वो एक लड़की का काफ़ी इंटरव्यू वायरल हो रहा था। तो ये चीज़ें भाई के ये बॉर्डर 2025 में साथ मिले हैं पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश के, या कि जिस दिन से हिंदुस्तान बना है उस दिन से बॉर्डर पहले से ही है, लेकिन ये जो चीजें हो रही ना, नहीं खतरा तो फिर अब मंडला रहा है ना, पहले तो अब खतरा जो था ही है नहीं। जिस तरह बोल रहे हैं कि नागालैंड में भी अभी जो कई ग्रुप जो है वो मूवमेंट शुरू हुई है कई नॉर्थ। तो इनकी हुकूमत क्या कर रही है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, भाई वो कोशिश करते रहते हैं, कोशिश करते रहते इतनी हैं। बड़ी कंट्री इतना बड़ा है country यार, है, इतना बड़ा कंट्री है तो सारी दुनिया में बड़े कंट्री है ही नहीं कोई, इतना अच्छा, बड़ा चाइना उन्होंने कंट्रोल नहीं कर नॉर्थ इंडिया में भी हालात नहीं, बहुत जो खराब है। फेलियर उनका है उसको तो तुम उजागर नहीं करते हो और दूसरों को कह रहे हो कि वो खतरा बन गए, पिद्दी से मुल्क है, वो उनके लिए खतरा बन रहा है। बांग्लादेश बन गया जी खतरा इंडिया दुनिया का के सबसे लिए। दूसरे नंबर पे बड़ी इकानमी। अच्छा मेरी बात सुनो, बांग्लादेश
बांग्लादेश नहीं है खतरा, पिद्दी सी कंट्री है। अगर बांग्लादेश को अमेरिका इनके खिलाफ उकसाए, क्या फिर बांग्लादेश ताकतवर नहीं होगा? तो ये क्या कर रहे हैं, ये अपने हाँ, रिलेशन पहले सेट करना उनके साथ। पहले अमेरिकन पहले भी तो 50 बीस साल ने यहाँ तक और भाई पहुंचाया साहब बांग्लादेश इस को। हुकूमत का फेलियर है, तुम लोग मानो या ना मानो भाई साहब, इस हुकूमत का फेलियर है। अगर इतने दुश्मन उठकर छोटे छोटे कंट्री आपकी दुश्मनी में आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी हुकूमत सही से काम नहीं कर रही है। आपका आप इससे एग्री करें, मीडिया मैं agree और करें। सोशल मीडिया भी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है जी। या फिर ये वो जो दूसरे हकायक कंट्री नहीं जो- पहुंचा दे सही पब्लिक तक। नहीं, वो इसलिए हैं? मैं भाई के जी। सबसे ज्यादा जो है ना मीडिया और सोशल मीडिया के वहां से जो खबरें निकल कर आती हैं वही इमेज आपका दुनिया में बनता है। ऐसे ही और साफ ज़रा कि बांग्लादेश में जो हिंदुस्तान में जो चीज़ें आए दिन हो ही रहती हैं कि यहाँ पर भी मॉब लिंचिंग होती है भाई, होती गौ है। रक्षक कई मुसलमानों को आए दिन पीट पीट के मार देते हैं, ये क्रिश्चियन को मार देते हैं, दलितों को मार देते हैं। तो दुनिया देख नहीं नहीं रही है, देखती। हुकूमत और क्या जो- कर रही है? जो चीज़ें जो ये जो नफरत फैलाने वाले कट्टरवादी होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, कहीं भी हो, वो भाई साहब उससे क्या आपके कंट्री की मेरी पूरी दुनिया नहीं देखती? देख ये रही है। क्रिसमस पे जो वाकयात हुए हिंदुस्तान में, हाँ। वो क्रिश्चियन के साथ, तो भाई पूरी दुनिया का मीडिया जो उसको बता रहा चलो है, मुसलमानों से तो आपको तंगी होगी, आपके कंट्री को भी तकलीफ होगी, ईसाइयों से कौन सी या तकलीफ? पहलगाम अटैक हुआ, उनका कंट्री नहीं था हिंदुस्तान, पहलगाम वहाँ अटैक के हुआ ऐसे भाई। नहीं थे वो। और पहलगाम अटैक में जी जो दुश्मन था, चाहे साजिश थी, जो भी था, मसला क्या था जी, एक जो है नैरेटिव सेट किया कि भाई धर्म देख पूछ के मारा जी, गया, धर्म पूछ के। और उसका जो है वो रिएक्ट जो देखने को हिंदुस्तान में मिला कि भाई एक दो हिंदुस्तान जो है मोदी साहब को कई साल लगे कश्मीर को नॉर्मल करते हुए, कश्मीरियों के साथ जो है ना दूसरे वो एक इतमाद में लाने के लिए बड़ा अरसा लगा। और उस एक अटैक की वजह से आप लोगों की जो नफरत है वो मुसलमान और कश्मीरियों के खिलाफ इतनी बढ़ी कि अगर कोई लोकल कश्मीरी जो दूसरे स्टेटों में आके अगर कोई चीज़ बेच रहा है तो उधर उसको गद्दार बोला गया, उसको पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं हो रहा, वो- बहुत सारी उनको चीजें। उनको उनको ज्यादती और जो है ना एक रेसिज्म जो है हकारत की निगाह से। वो फील करवाया गया। किसकी तरफ से करवाया गया? वो जो कट्टरपंथी लोग हैं उनकी, और वही सबसे बड़ा जो दुश्मन है वही बनते हैं। अगले दिन जो है वो कई चीजें हुई हैं कि भाई कोई चैनी शक्ल का बंदा था, इंडिया का ही था, वो छोटा लड़का, हाँ। उसको मार दिया गया। चैनी चैनी कह के मजाक उड़ाते रहे और उसको मार डाला। बताओ, हिंदुस्तान में भाई कई तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के कल्चर है, शक्लें। यहाँ पर अच्छा, अफ्रीकन भी रहते हैं। ऐसा मैसेज जब चाइनीज के पास जाएगा तो वो आपके लिए फूल लेकर आएंगे। जुबान के तारक भाई इसका जवाब देना। सही बात। अब- जब एक बंदे को इस बात की वजह से आप मार रहे हैं कि उसकी शक्ल या बिलफरज वो हो गई चाइना से, मान लिया कि वो क्या? चाइना का आदमी था, तो उसको ऐसे ही मार देना यार एक जो होता है ना, ये अच्छा, इंसानियत। ये फिर अपने- मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया के नजरें तो है ना जो इंडिया में आजकल हो रहा है। भाई पता है हिंदुस्तान क्या? तो भारत का ही जो है ना। मैं अक्सर कहता हूँ एकता में ताकत होती है, और इस चीज को फोड़ता कौन है? पॉलिटिशियन और खुद को सुपीरियर समझने वाले कि भाई मैं ही अच्छा हूँ। अगर भाई हिंदुस्तान में कोई हिंदी बोलने वाला है तो अगर किसी को हिंदी नहीं आती तो वो दूसरों को भाई साहब वो टाउंट करेगा जुबान की वजह से। वो नागालैंड वाले ये इस तरह के जो उनकी जुबान अलग है भाई, साउथ वालों की जुबान अलग भाई है। जब पहले वो दिन पीछे से कानून बनाया गया था 1947 में, तो उनको उनकी स्टेटों के मुताबिक हकूक दिए गए थे ना। जुबान की वजह से भाई साहब हमसे एक पूरा कंट्री छीन गया। हाँ। और हिंदुस्तान में जो कई चीज़ें, जो कई ऐसे लड़ाई झगड़े देखने को मिले जिसमें किसी दूसरे स्टेट के बंदे को जुबान की वजह से मारा गया है कि आप जो हिंदी नहीं बोलते, आप जो मराठी नहीं बोलते, कोई मतलब हर किसी का जुबान दूसरी हर स्टेट में लोग काम करने दूसरी स्टेटों से आते हैं। हिंदुस्तान बहुत बड़ा, जो भाई साहब अब महाराष्ट्र है वो हिंदुस्तान का दिल है भाई। दिल है। वहाँ के मतलब ये कि बहुत ज्यादा लोग जो है उधर आते हैं काम करने के लिए। दिल्ली सॉरी मुंबई में तो हर जुबान का बंदा, हर के रंग का बंदा उधर मिलता है। तो वो वहाँ पे जो मराठी थे उन्होंने मारना शुरू कर दिया लोगों को, ये आप मराठी नहीं बोलते, आप इधर से निकल जाओ। रेसिज्म फैलाया गया। तो ये छोटी छोटी जो नफरतें हैं ना, ये गलत हो रहा है चीज़ें कंट्री में।
और सबसे बड़ा जो खतरा ना, मैं कहता हूँ बाहर वालों से नहीं है, ये अंदर वालों से, जो सोशल मीडिया पे और मीडिया पे नफरत फैलाते हैं, और ये जो हिंदू मुस्लिम की डिबेट करवाते हैं ना, ये क्रिश्चियन हिंदू की या हाँ जी। ये सब ये गलत चीजें भाई। मैं कहता हूँ सबसे पहले होना चाहिए कंट्री। इंडिया को यकीन माने ना पाकिस्तान और- से खतरा है, ना चाइना से खतरा है, ना बांग्लादेश से खतरा है, ना म्यांमार से। खुद ये जो इनके अपनी जमातें बनी हुई है ना, ये जो दहशतगर्द जमातें इन्होंने बना रखी हैं, उससे खतरा है इन लोगों सबसे को। बड़ा खतरा ही खतरा, है। जी। मैं तो भाई वही मानता हूँ। ये आज अगर बांग्लादेश में कोई हिंदू के साथ ज्यादती कर रहा है तो क्या देखने को मिलेगा जी, हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ ज्यादती करना शुरू कर देंगे हिंदू, क्यों भाई? कि भाई वहां पर जुल्म हो रहा है, ये क्यों? हिंदुओं के साथ वो वहां पे हो रहा है, भाई आप अपने लोगों के साथ तो ना करो। लेकिन वो भी ये- गलत, हम ये- कहते हैं उसको ये ये condemn ना भी कुछ करते हैं कि अर्सा गलत है। पाकिस्तान में पहले हुआ था कि भाई वो किसी यूरोप के कंट्री में उन्होंने जी कुरान जलाया था, तो यहाँ पर जी क्रिश्चियनों के जो है घर जला दिए गए, उनके जो चर्चों पे अटैक किए तो भाई ये गए। जुल्म की है ना, गलत है भाई, है, साहब, बहुत जुल्म ही है और जुल्म गलत है, है। गलत कहीं है, की जुल्म। कहीं का गुस्सा कहीं पे किसी का अर्थात ये गुस्सा किसी पाकिस्तान पे। नहीं है, बात तो ये है ना। सिंपल सी बात है भाई कि ये पाकिस्तानी, आप अपने लोगों पे जुल्म तो ना करो, अपने लोगों के दरमियान तो नफरत ना भरो। जी। यहाँ पे क्या ये किसी मुसलमान को, ये लोग जो है ना सड़कों पे शरेआम फिर रहे होते हैं। मैं कहता हूँ अदालतों को तो भाई साहब ऐसा कानून लाना चाहिए कि जो भी बंदा इस तरह की बातें करता है, नफरत फैलाता है, उसको जेल में डालो। फिर मानूंगा भाई तगड़ा कंट्री करना है तो, लेकिन ये वोट बैंक के लिए आप जो कंट्री में तो खुद आग लगा रखी है। अच्छा जी, कुछ जो हिंदू कम्युनिटी के लोग निकल जाएंगे, तुमने जी मुसलमान को दुकान किराए पे क्यों दे रखी है जी, तुमने इसको हिंदू है तो निकालो। इसको काम पे क्यों रखा हुआ है, मुसलमान को निकालो इसको। तो ये जब कोई भी मुसलमान दूसरे कंट्री में या कोई भी बंदा देखेगा, वो बंदे के दिल में क्या बनेगा, नफरत ही पैदा होगी नफरत। ऐसे इससे लोगों भाई के लिए, बताओ और कि मोहब्बत मोहब्बत थोड़ी पैदा होनी होगी, है। नफरत पैदा होगी। तो नफरत ये ही छोटी पैदा छोटी होगी चीजें होती हैं, भाई छोटे छोटे एक्शन होते हैं जो कंट्री में खराबियां पैदा करते हैं। बाकी हिंदुस्तान में यकीन माने बहुत खामियां हैं, और वो अंदर से खामियां हैं। अंदर से और ज्यादा। मैं कहता हूँ अभी भी ये जुड़ के रखा है ना, तो ये बड़ी हिम्मत वाली बात है, आसान काम नहीं है। लेकिन ये भी है कि कंट्री को अगर भाई साहब जोड़ के रखना है, तो भाई जो ये इस तरह के जो प्रोपेगेंडा जो नफरत फैलाते हैं ना, उनके ऊपर तंग दायरा करना चाहिए, ना कि उनको छूट देनी चाहिए। तो बिल्कुल। ये इसलिए छूट दे जाती है कि हमारी पार्टी को सपोर्ट करता है, हमारा वोट बैंक है, हम इसको छूट दे रखे। हाँ, यही तो बात। ये छोटी छोटी जो छूट होती है ना, ये गलत होती है। बाकी ये कि भाई बांग्लादेश और इंडिया की जो सरकार है ना, वो कोशिश कर रही है कि भाई बांग्लादेश के साथ जो रिलेशन बने रहे हमारा जो है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि भाई सर पे एक और दुश्मन बन जाए। पुरानी सरकार थी, उसने एक कंट्री को तोड़ के 2 टुकड़े करके कंट्री बना दिया, और वो इतना अरसा जोड़ के रखा, और आपसे वो भाई साहब जुड़ा ही नहीं। इंटरनेशनल उल्टा आप जो है उनके खिलाफ नफरत बना रहे हैं, अपने फेलियर उनको साथ में मिलाने के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो लड़ाई झगड़ा कहते हैं कि उधर टूट पड़ो, जंग कर दो, ये कर दो, मार काट दो, प्लान कर दो भाई। अपने फेलियर को हैं? छुपाने के लिए अपने खुद लेकिन ये नहीं करना कि भाई उनके साथ रिलेशन अच्छे हो जाए। डॉक्टर जयशंकर वहाँ पे गए हैं, मुझे ये लगता है कि उससे कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइन होगा। ये मैं कहता हूँ जो पॉलिटिशियन यकीन माने, ये जो ब्यूरोक्रेट रखे हुए ना, ये किसी काम के नहीं। ये पूरी जो- दुनिया में जो भाई। अड़ोस पड़ोस जो है वो रिलेशन सही नहीं कर सकते, तो उनका क्या फायदा। कोई अगर फायदा नहीं। अगर फैसले फौजों ने करने हैं तो भाई ये जो इतनी करोड़ों कैबिनेट रुपए ये बनाया। पार्लियामेंट को बंद कर देना, बात ये जी, करना। सिंपल सी बात है हमारे भाई। यहाँ भी तो उधर भी। ये हकीकत बात है भाई। इनका कोई बांग्लादेश फायदा ही में नहीं भी। जब ये आसपास के कंट्री में रिलेशन ही नहीं सही कर पाते, अपने कंट्री में ये खराबियां पैदा कर रहे हैं, क्या फायदा है ऐसे पॉलिटिशियंस का। ऐसे ही। चलो जी सही है भाई। बाकी ये कि भाई इतना बड़ा कंट्री इकट्ठा लेकर चलना बहुत मुश्किल है। कुछ अर्सा पहले क्योंकि हिंदुस्तान से नक्सलवादी बहुत पुराना अर्सा जो है वो चले हुए नक्सलवाद, और अमित शाह ने एक तकरीर की थी कुछ अर्सा पहले कि भाई वो भी उनके साथ डील हो गई है, उन्होंने हथियार डाल दिए। मणिपुर में काफ़ी अर्सा मामला ख़राब रहे, उन्होंने भी कहा कि हथियार डाल दिए, जो उनके साथ कोई डील डूल हुई है, वो भी मामला ठंडा हो गया। तो खालिस्तान का मुद्दा है, वो भी बहुत बड़ा है वो, क्योंकि साफ जाहिर है कि भाई वहाँ आवाज़ किधर से उठनी है जी, बाहर के कंट्री जिधर जाना उधर जी मोदी के खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो जाती। तो इससे क्या होता है कि एक कंट्री की जो इमेज है ना, वो खराबी जो है वो दिख जाती है, और दूसरे कंट्री जो है वो बड़े ताकतवर जो कंट्री थे
उस कमज़ोरी को भाई साहब वो आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं प्रोपेगेंडा के तौर पर। चलें जी, सही है। बाकी बॉर्डर की सिक्योरिटी जो है वो जिस तरह दूसरे चाइना अगर बढ़ा रहा है तो भाई हिंदुस्तान भी तो बढ़ा रहा है। वो राजस्थान में भी एयरबेस बना रहा है पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए। वो सोशल मीडिया पे तो काफ़ी चला के अब पाकिस्तान के 3 एयरबेस जो है वो इसके नज़र में आ गए। तो हमने तो बोला भाई कि ये 3 की नज़र में एक नहीं आएगा, 3 की नज़र में एक काबू नहीं आएगा। ऐसे ही चलो जी, अजीब गरीबी बात हो जाती है। और एक बात भाई साहब आप 3-4 मरतबा मेंशन कर चुके कि इतना बड़ा कंट्री है, इतना ये मोदी सरकार से पहले छोटा कंट्री था, बाद में इतना बड़ा बन गया जो इनसे संभाला नहीं जा रहा। पहले की सियासत जो थी, पहले के जो लोग थे उन्होंने तो संभाला हुआ था, इतने हालात खराब नहीं थे। कंट्री उतना ही बड़ा है भाई, आज भी बड़ा है, लेकिन फेलियर इनका है, ये माने या ना माने। नफरत नहीं जी। ये सोशल मीडिया का भाई फेल होता है कि गलत इस्तेमाल हो जाए ना, वो किसी अंधे के हाथ में, वो के मतलब किसी गलत हाथ के ना में, बंदर के हाथ में ना, वो माचिस वाली बात है जी कि जो ये मोबाइल है ना, ये सोशल मीडिया तो ये गलत लोगों के हाथ में आए क्योंकि ये नफरत ज्यादा फैलाने वाले हैं। और ऐसा नहीं कि भाई सारे जो लोग हैं भाई गलत है, नहीं अच्छे लोग भी लेकिन हैं, जो ऐसी बात दुख की बिल्कुल बात ये नहीं कि भाई है। जो यूथ है ना, यूथ लेकिन मोस्टली जो है वो गलत उसको रास्ते कंट्री पर की चल रहा नहीं है। बनना चाहिए और वो ही गलत कामों में लगी हुई है। वो तो लगाया गया है ना, लगी हुई नहीं। नए साल की खुशी लगाया में गया है। यूथ की शायद वीडियो आपने देखी हो, नहीं अभी जो देखी निकल कर सामने आई है, शराबें वही। पी कर नशे करके रोडों बांग पर- बेरिंग तो हल्ला गुल्ला अल्लड़बाजी बस ऐसे ही है। चलो जी, सही है भाई। बाकी एजेंसियां का काम होता है भाई, वो रिपोर्टें इकट्ठी करती हैं और साफ जा रहा है कि एक जो उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की उस हिसाब से अब जो है वो कंट्री को स्कोर रखने के लिए जो चीज़ें की जाएंगी। ऐसे ही है। तो ये साफ जा रहा है भाई कि कंट्री में जितने जो है मसले मसाइल हैं इसको अंदर से ही कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, हकीकत बात है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत देंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।